इसका भी आपको आयन बनाना हो, आपको उसकी परमाणु संख्या पता होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कल के लिए आपके लिए होमवर्क रखा है, वो ये कि आपको इनकी परमाणु संख्याएं पता होनी ही चाहिए, ठीक है ना। अब मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होती है 12, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8। अब हमें निकालना है इनके आयन। आयन निकालने के लिए, आयन सबसे पहले होते क्या हैं, वो पदार्थ जिनके ऊपर कोई नेट आवेश होता है, या तो प्लस का या माइनस का, जिसके ऊपर आवेश होगा वही आयन कहलाएगा। अब कोई भी पदार्थ आयन कब बनेगा, वो तब आयन बनेगा जब वो या तो इलेक्ट्रॉन ले ले या इलेक्ट्रॉन दे दे। इन्हीं दो कंडीशन के अंदर वो क्या बनेगा, आयन बनेगा। क्लियर है ना सबको। अब देखते हैं मैग्नीशियम के अंदर 12 इसकी परमाणु संख्या है, इसका मतलब इसके पास 12 ही तो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, 12 ही इसके पास प्रोटॉन। अब इसका हम विन्यास देखते हैं। विन्यास का मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ और कैसे रखे हुए हैं। ये बीच में नाभिक है, सारे के सारे प्रोटॉन इसके अंदर। इसके बाद पहली जो कक्ष है 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन। सबको समझ आ रहा है ये चीज़। इसके बाद इससे नेक्स्ट वाली में 8, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल हमें फिल कितने करने हैं, 12 फिल करने हैं। देखते जाना ध्यान से। 2 इसके अंदर आ गए, 8 इसके अंदर आ गए, ठीक है, 10 हो चुके हैं। इससे आगे वाली में टोटल कितनी सीटें होती हैं, 8 होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बताओ 10 तो इसके अंदर आ चुके हैं, इसके अंदर 2, ये रहा और ये रहा, बाकी तो सब सीटें खाली रह गई। आने चाहिए 8, अगर आते तो पूरा भर जाता। अब ये मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्या सारे के सारे दे सकता है, कौन से, ये वाले 2 दे सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब मैग्नीशियम क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे। ये इक्वल टू का साइन है क्या, एरो का निशान है, तीर का साइन है, जो हम रिएक्शन या कोई भी अभिक्रिया होती है तब लगाते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम पदार्थ है या तत्व है, यहाँ पे जाके आयन बन गया है। ऊपर 2+ हमने क्यों लिखा है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ऐसे बनते हैं आयन, ठीक है। ऑक्सीजन का देखो, अब बिल्कुल ऐसे ही बनाओ जरा, सारे ट्राई करो एक बार। चलो ऑक्सीजन का देखो। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी, नाभिक के अंदर सारे के सारे प्रोटॉन, 8 ही इलेक्ट्रॉन 8 ही प्रोटॉन है, तो नाभिक के अंदर सारे प्रोटॉन आ गए। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे आ गए, 8 इसके अंदर, लेकिन इसके पास तो 8 ही है, तो 2 यहाँ तो आ गए, लेकिन यहाँ पे कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। ये सारे तो फिल हो गए, ये 2 खाली रह गए। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो जब ऑक्सीजन का आयन आपको बनाना हो तो ये ऑक्सीजन रहा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो मतलब ये रहे इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए और ये क्या बन गया, O2-, ये बना ऑक्सीजन का आयन। क्लियर है। आयन बनाने आए क्या, अगर आ गए हैं तो फिर से कोशिश करो और मुझे आयन बना के दिखाओ फटाफट से। एल्यूमिनियम का, नाइट्रोजन का, फ्लोरीन का, खुद याद करो। नाइट्रोजन के साथ है, 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ये पहले पदार्थ था, इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसके ऊपर 3+, ऊपर लिखना है, यहाँ बराबर नहीं लिखना है। कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 3 इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ अलग लिख दो, 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ऐसे लिखना है। अब नाइट्रोजन के देखो, नाइट्रोजन पहले तो बताओ इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा, लेगा, कितने, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेगा, तो इसमें ये जोड़े मैंने 3 इलेक्ट्रॉन, लेने के लिए तो इस तरफ जोड़ने पड़ेंगे, देने के लिए उस तरफ। ये बना नाइट्रोजन 3- बस हो गया, ठीक है। इतना ये नाइट्रोजन के लिए, या माइनस का हमें क्या बता रहा है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा, सॉरी लेगा, और ये 3 इलेक्ट्रॉन
देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा? लेगा। ये रहा फ्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये बन गया फ्लोरीन का आयन। बनाओ इसका आयन, को बनाना था, ठीक है। किस किस ने बना लिया है? अरे वाह, क्या बात है, बहुत जल्दी सीखते हो। कौन सा बनाया आपने? ये वाला बनाया? अच्छा। फास्फोरस की परमाणु संख्या 15, ठीक है। आपने इनका क्या किया? इनको अलग अलग इनके कक्ष में बांट के देखा। पहले वाले कक्ष, अच्छा एक तो अब देखो, आप इतना सीख गए हो तो हर बार वो ऐसे गोल कक्ष बनाने की ज़रूरत अब नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो, आपको पता है पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, लिख दो 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, ऐसे कॉमा लगा के, ठीक है। तीसरे में 5। ऐसे जो आपने इलेक्ट्रॉन, इन 15 इलेक्ट्रॉनों को जो ऐसे बांट दिया है ना, इसी को हम कहते हैं फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे किसी एक पदार्थ के या किसी एक तत्व के बंटे रहते हैं, तो वो ऐसे बंटे रहते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने ये विन्यास लिख लिया, आप क्या करोगे, आप देखोगे आखिर वाले सेल में आने तो चाहिए 8, लेकिन है 5। इसको या तो ये 5 दे दे या फिर 3 ले ले। कौन सा आसान है इसके लिए? 3 लेना। 3 ले लेगा, और लेने के लिए आपको पता है इसके ऊपर माइनस चार्ज आए, तो ये वाला ठीक हो गया। यानी फॉस्फोरस का अगर आयन बनेगा तो ये आयन बनेगा, ठीक है ना। फॉस्फोरस का आयन। अगर आपको अब बनाना हो कार्बन का आयन, तो क्या बनाओगे? इसको भी वैसे ही बांट के देखो। इसके ऊपर या तो C4+ या C4- बना सकते हो। कल जो आप होमवर्क करोगे, सबके सब जब परमाणु संख्या याद करोगे, तो ऐसे अगर आपको संयोजकता पता है तो आप आयन भी बना सकते हो, अगर आयन पता है तो आप संयोजकता भी बता सकते हो। क्लियर है ना? समझ आया सबको ये चीज़? और जब ऐसे आयन, ये देखो, ये फॉस्फोरस का बनाना, फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। ऐसे जब फॉस्फोरस किसी के साथ अभिक्रिया करेगा तो या तो वो इलेक्ट्रॉन लेके करेगा या फिर अभिक्रिया करेगा ही नहीं, ठीक है ना। ऐसे जो यौगिक बनेंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन या तो लिया जाएगा या दिया जाएगा, वो वाले यौगिक क्या कहलाएंगे? आयनिक यौगिक। क्लियर है सबको? आयनिक यौगिक जिसके अंदर आयन मिलकर कोई यौगिक बनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होकर कोई यौगिक बनता है, वो आयनिक यौगिक कहलाता है। धातु और अधातु के गुण किए, भौतिक गुण किए, फिर रासायनिक गुण किए। अब हम क्या कर रहे हैं? आयनिक यौगिकों के गुण, कि ये कैसे होते हैं। गुण से ही आपको पता चलेगा कि वो आयनिक यौगिक है या नहीं। तो सबसे पहले भौतिक प्रकृति या भौतिक गुण आयनिक यौगिकों का। भौतिक गुण के अंदर क्या होता है? वो वाले गुण कि वो दिखता कैसा है, उसका रंग कैसा होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आयनिक यौगिक है वो हमेशा आयनों से बनेंगे, और आयनों से जब बनेंगे तो ये वाले जो हमेशा या तो क्या होते हैं? ठोस। कैसे होते हैं? ठोस। तो आयनिक यौगिक हमेशा कैसे होते हैं? ठोस अवस्था में। या तो ठोस अवस्था में, या एक और अवस्था भी होती है इनकी, क्रिस्टल फॉर्म। कौन सी फॉर्म? अब ये क्रिस्टल फॉर्म क्या होती है? छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है ना। जैसे आपने नमक देखा है, नमक क्या बिल्कुल ठोस होता है? बिल्कुल ठोस तो जैसे ये चौक है, ये डस्टर है, ये है बिल्कुल ठोस। लेकिन इसी का हमने चूर्ण पाउडर बना दिया तो वो भी तो रहा तो ठोस ही ना। वो वैसे भी ये मिल सकते हैं, यानी कि पाउडर की फॉर्म में भी आयनिक यौगिक पाए जा सकते हैं, या तो पाउडर की फॉर्म में या फिर ठोस, ठीक है। तो ये हो गया पहला गुण कि आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? ठोस। सेकंड, गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिकों का कैसा होता है? तो ये तो लिख लोगे ना पहले वाला, आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। गलनांक और क्वथनांक, वह तापमान
क्योंकि ये हर वस्तु का होता है, गलनांक भी होता है, क्वथनांक भी होता है। इंग्लिश में गलनांक को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। टीटी लिख दिया मैंने पॉइंट को। वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव बन जाता है। गलनांक हो गया सबका। अगर मैं कह दूं कि पानी का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब क्या होगा? किसी पानी का गलनांक 0 डिग्री, किसी पानी का नहीं, पानी का ही, पानी का गलनांक 0 डिग्री है, इसका मतलब ये है कि पानी पहले बर्फ़ में था और बर्फ़ से द्रव यानी कि पानी बन जाएगा उसका। तो इसका ये मतलब है इस 0 डिग्री। खासियत ये है कि आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि 0 से थोड़ा सा कम या 0 से थोड़ा से ज़्यादा पे क्या होगा। तो ध्यान रखना, अगर आपने कोई बर्फ़ ली, किसी भी बर्तन के अंदर आपने बर्फ़ ली, उसके ऊपर थर्मामीटर लगा दिया, थर्मामीटर आपको क्या बताएगा? तापमान। ठीक है, थर्मामीटर ने अगर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान बताया ना, तो वो तब तक 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा जब तक पूरी बर्फ़ पानी ना बन जाए। ठीक है ना, तो ना 0 से कम ना 0 से ज़्यादा। क्लियर है ना, इसलिए ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जो वो अब ये थोड़ा सा और अलग है, गुप्त ऊष्मा, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, वो कभी बाद में। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस ये तापमान तब तक नहीं बदलेगा जब तक पूरी की पूरी बर्फ़ पिघलकर पानी नहीं बन जाती। ठीक है ना। ऐसे ही गलनांक के बाद क्वथनांक। तो ये हो गए गलनांक और क्वथनांक। किसी भी पदार्थ का कभी भी पूछूं आपको पता रहना चाहिए। अच्छा, क्वथनांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया। अब हमारे वापस आ जाओ आयनिक यौगिक पर। अब एक चीज़ आपने दिमाग में नोटिस कर ली है कि गलनांक ठोस से द्रव बनेगा और इसमें द्रव से गैस बनेगा। ठीक है, अब आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? आयनिक यौगिक में मान लो मैंने ये लिखा NaCl, क्या ये आयनिक यौगिक है? नो सर। कैसे? सर इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। आवेश नहीं है, लेकिन इसके अंदर आयन है कि नहीं? सर है। ये है धातु, ये है अधातु, दोनों ने मिलकर एक यौगिक बनाया है, तो ये आयनिक यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये वाला एक अलग आयन है, ये वाला एक अलग आयन है। क्लियर है ना। ऐसे ही MgO ये भी एक आयनिक यौगिक है। इसके ऊपर आपको कभी भी आवेश नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है ना। आवेश क्यों नहीं दिखाया जाएगा? क्योंकि इस वाला आवेश है ना, उसको इस वाले ने ख़त्म कर दिया है। क्यों ख़त्म कर दिया है? कि जितना आवेश इसके ऊपर होता है उतना ही आवेश इसके ऊपर होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि जितना इस पे है उससे इसका उल्टा होता है। इसके ऊपर +2 है तो इसके ऊपर -2 होता है। ठीक है ना। इसके ऊपर +1 है तो इसके ऊपर -1, तो दोनों ने एक दूसरे के आयन जो आवेश है उसको ख़त्म कर दिया है। ठीक है ना। तो इसलिए इसके ऊपर आवेश आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि ये आयनिक यौगिक है। अब ये आयनिक यौगिक ऐसे आपस में कैसे बंधे रहते हैं? तो आपको पता है एक तरफ प्लस आवेश है, एक तरफ प्लस आवेश है और एक तरफ माइनस आवेश है। ये दोनों एक तरफ खींचेंगे एक दूसरे को या दूर आकर्षित करेंगे ना। तो यहाँ पे सोडियम के ऊपर प्लस, क्लोरीन के ऊपर माइनस, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे और बहुत ज़ोर से खींच के रखते हैं। ठीक है। अब इसको मतलब गलाना है हमें, ये ठोस अवस्था में है, इसको अगर द्रव बनाना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, ज़्यादा देर तक गर्म करना होगा कि कम देर तक? ज़्यादा देर तक। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो बल लगता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और वो बल ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इनके ऊपर एक के ऊपर प्लस और एक के ऊपर माइनस आवेश होता है। क्लियर है ना। इसीलिए जो आयनिक यौगिक है उनका गलनांक है वो ज़्यादा होता है। ऐसे ही क्वथनांक होगा, वो भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये जो आयनिक यौगिक है ये प्लस और माइनस दो तरीके के आयनों को मिलकर बनते हैं। और आपको पता है प्लस और माइनस वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट या आकर्षित करते हैं। ठीक है ना।
तो बहुत ज़्यादा आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होता है। क्लियर है? ये अगर समझ में आया हो तो इसको लिखो क्यों होता है। तो आप क्या लिखोगे कि इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आयनिक यौगिक है वो आयनों के परस्पर आकर्षण आपस में खींच के रखते हैं एक दूसरे को, इससे तो आयनिक यौगिक बनते हैं और यह आकर्षण बल है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ये गलनांक और क्वथनांक हो गया आयनिक यौगिकों का। भौतिक प्रकृति आपने पढ़ ली है, कैसे होते हैं ये? ठोस होते हैं। घुलनशीलता, ये क्या कहलाती है? घुलनशीलता क्या होती है? ये आयनिक यौगिक कोई भी पदार्थ जब किसी भी तरल पदार्थ में या लिक्विड के अंदर कितना घुलता है, कितना मिक्स होता है, उसी को हम कहते हैं घुलनशीलता। क्लियर है ना? अब ये आयनिक यौगिक है, जैसे सोडियम क्लोराइड ही ले लो, यानी कि नमक पानी के अंदर घुलता है कि नहीं घुलता? घुलता है ना। ऐसे ही लगभग आयनिक यौगिक होते हैं वो पानी के अंदर क्या करते हैं? घुल सकते हैं। ठीक है, यही आपको लिखना है। पानी में घुलनशील है। लेकिन और तरल पदार्थ जैसे कि केरोसिन ऑयल हो गया, या और क्या क्या है इसमें, पेट्रोल, केरोसिन, इनमें घुलनशील नहीं है। बस इतना लिख लो, बहुत है। फोर्थ, विद्युत चालकता। इनके अंदर से विद्युत धारा, करंट या बिजली जा सकती है कि नहीं जा सकती? तो आपको पता है, या हम जब 12th चैप्टर 13 चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर हम पता करेंगे कि विद्युत या विद्युत धारा को जाने के लिए हमेशा आवेश की ज़रूरत होती है। किसकी? आवेश की। अगर आवेश है तो उसके अंदर से विद्युत धारा जाएगी, अगर आवेश नहीं है तो विद्युत धारा नहीं जाएगी। अब बताओ मुझे, आयनिक यौगिकों के पास आवेश होते हैं क्या? होते हैं। तो ये विद्युत धारा को अपने अंदर से जाने देंगे कि नहीं? जाने देंगे। क्लियर है ना? तो विद्युत चालकता के अंदर आप क्या कहोगे कि आयनिक यौगिकों का आपने कोई भी विलयन बनाया है, ठीक है, तो उसके अंदर से हमेशा विद्युत धारा क्या होगी? जाएगी। क्लियर है? विद्युत चालकता, क्योंकि आयनिक यौगिक के विलयन के अंदर आयन होते हैं। जब विद्युत धारा चलती है तो वो आयन टूटकर, आयनिक यौगिक टूटकर आयन बनाते हैं। वही आयन हमारे किस में मदद करते हैं? विद्युत धारा को प्रवाहित होने में सहायता करते हैं। क्लियर है? ये पूरा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आयनिक यौगिक विद्युत धारा को कैसे प्रवाहित होने दे सकते हैं? तो इसलिए प्रवाहित होने दे सकते हैं क्योंकि आयनिक यौगिक टूटकर क्या बनाएंगे? आयन। और आयन के ऊपर कुछ आवेश होता है, यही आवेश हमें किस में मदद करता है? विद्युत धारा को चलने। ठीक है, अब इससे आगे है हमारी धातुओं की प्राप्ति। यहाँ तक जो टॉपिक है वो है सिलेबस में, धातुओं की प्राप्ति है वो इस बार के सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम नहीं करते हैं। क्लियर है ना?